गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग प्रीति, नेहा, विशाल। गुड इवनिंग भावेश। गुड इवनिंग अहद। ओके। गुड इवनिंग ज्योति। थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी कैसे हैं? आप सभी जब पूछा जाए कैसे हो तो आप बोला करो हम बहुत अच्छे हैं। गुड इवनिंग हर्षिका। वेरी गुड। तो देखिए आज आप सभी के लिए स्पेशल गुड इवनिंग, क्योंकि आज से हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल इन अ प्रॉपर वे स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक नई जर्नी होगी हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। और हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हमें यूपीएससी मेंस में लाने हैं। और हिस्ट्री हमारा एक इतना बेहतरीन सब्जेक्ट साबित होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, उनके लिए भी, और जो अपना माइंडसेट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए भी मैं यही कहूंगी कि हिस्ट्री, ये जो हमारी जो जर्नी होगी पूरे सिलेबस की और विद प्रैक्टिस, ये इतनी स्ट्रांग, इतनी अच्छी जर्नी होनी चाहिए कि जब हमारे पास रिजल्ट हो तो हमारे हमारे जो नाम है आप सभी के, वो टॉप में होने चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो पावर होती है कि वो किसी को भी मतलब एक ऊंचाई पर ले जा सकता है, वो जंप दिला सकता है, जिससे कहते हैं ना एक स्प्रिंग की तरह काम करना। तो ये हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है, और होता है, डेफिनेटली होता है, अगर सही तरीके से तैयारी की जाए, अगर तरीका सही है और प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के साथ अगर इसको पढ़ा जाएगा तो डेफिनेटली ये आपको उस एज तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज गुड इवनिंग, स्पेशल वाली गुड इवनिंग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो सेशन रहेगा ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा शॉर्ट है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज का, जो मैंने डिसाइड किया है, वो है सोर्सेस। सोर्सेस, ठीक है, कि ये जो सोर्सेस होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो हमें कितना हेल्प करते हैं। और जब बात आती है हिस्ट्री की, मतलब एक सब्जेक्ट की जब बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है, तो उसके लिए ये सोर्सेस कितने हेल्पफुल हैं, हम उसी टॉपिक को लेकर आज का डिस्कशन करेंगे। सोर्सेस, स्रोत। चलिए, तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पहले ये तो डिस्कस कर लें कि सोर्सेस है क्या, होते क्या हैं, और ये हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को समझने में हेल्प कैसे करते हैं। अब जब हम देखते हैं इसका मीनिंग, जब भी हम देखेंगे सोर्सेस का, तो हर एस्पेक्ट में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब जिस भी परिप्रेक्ष्य में हम सोर्स की बात करते हैं तो उस सोर्स का मतलब चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली आपके लिए, एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन, आपके लिए सोर्स क्या होगा? आपके लिए सोर्स होगा गुरुकुल, है ना। गुरुकुल की जो स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाने का एक तरीका है, द टीचिंग स्टाइल, और पूरा का पूरा गुरुकुल का एनवायरनमेंट, आपका मेंटरशिप, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सोर्स ही तो हैं जो आपको आईएएस बनने में हेल्प करेंगे। मतलब आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए, अच्छी रैंकिंग करने के लिए आपने सोर्स में क्या यूज किया? आपने गुरुकुल को चूज किया, आपने गुरुकुल के एनवायरनमेंट को चूज किया, आपने गुरुकुल के मेंटरशिप प्रोग्राम को चूज किया। सो ये क्या है? ये पूरा सोर्स है आपके लिए। उसी तरीके से अगर हम किसी भी एक फाइनल गुड की बात कर लें, कोई भी एक फाइनल गुड, ठीक है, मान लीजिए जो भी आपने जिस भी तरीके के कपड़े आपने पहने हुए वो, अब उसके लिए सोर्सेज में क्या क्या चाहिए? तो उसका सोर्स क्या क्या होगा? उसका रॉ मटेरियल, है ना, और रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर फोर्स, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो एनवायरनमेंट, वो मशीनरीज, ये सारे क्या है? वो सारे सब कुछ वो सोर्स ही तो हैं जिन्होंने मिलकर एक फाइनल गुड बनाया। अब ये जो सोर्स के बारे में हमने जो बात की, ये तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में की, लेकिन यहाँ पे जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो हमें आज के बारे में नहीं, बल्कि हमें
हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हिस्ट्री क्या है, पहले ये देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट मतलब ये हमारे अतीत का अध्ययन है। अब अतीत मतलब क्या, अतीत जो बीत गया, मतलब 1 घंटे पहले भी जो हुआ वो भी हमारे लिए क्या हुआ, वो भी हमारे लिए हो गया पास्ट। तो हम यहाँ पे उस चीज के बारे में या उस टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं जो पहले हो चुका, या उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उन इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर मैं 1 घंटे पहले के बारे में आपसे पूछूंगी तो आप बता सकते हैं, 1 दिन पहले के बारे में पूछूंगी तो भी आप बता सकते हैं, अगर 1 साल पहले या 10 साल पहले के बारे में पूछूंगी तो वो भी जवाब आप दे सकते हैं। अगर मैं आपसे 30 साल पहले की बात पूछूं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। आप क्या करोगे, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स से हेल्प लोगे। अगर मैं यही इंफॉर्मेशन आपसे आज से 100 साल पहले की, अगर किसी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछूं, आज से 100 साल पहले की किसी घटना के बारे में आपसे पूछूंगी तो आप ये इंफॉर्मेशन कहाँ से देंगे, क्योंकि इस एज के लोग आपके सराउंडिंग में होने चाहिए, जो कि पॉसिबल बहुत रेयरली होता है। और अगर कोई इस एज के अगर हैं भी तो उनकी याददाश्त इतनी अच्छी हो कि वो 100 साल पहले क्या हुआ था वो आपको बता सके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में जब हम अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी पास्ट की स्टडी करते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजों की हेल्प लेते हैं जो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, जो उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी दे दे। अब अगर वो इंफॉर्मेशन पुरानी है, इतनी पुरानी है जिसके लिए हमारे पास डायरेक्ट अगर कोई सोर्स नहीं है या डायरेक्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पुरानी चीजों की तरफ जाएंगे। हमारे पास वो लोग तो नहीं है जो आज से 300 साल पहले क्या घटना हुई वो बता दे, वो लोग तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए उन लोगों की लिखी हुई कोई डायरी मिल जाए, उन लोगों की लिखी हुई कोई बुक मिल जाए, कोई कुछ भी, कोई पोयम ही मिल गई, कोई कविता, कोई कहानी, कुछ भी हो सकता है, उनका लिखा हुआ कुछ भी मिल जाएगा, तो आप क्या सोचोगे कि आज हम लिखते हैं, आज हम डेली डायरीज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई ब्लॉग लिखा, तो हम हमारा मोटिव क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में चला उसको हमने हमने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया, है ना, कि बाद के लिए एज अ मेमोरी हमने उसको क्या कर लिया, हमने रख लिया, उसको संभाल के रख लिया। तो जिस टाइम पीरियड की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, उसके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनडायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस टाइम पीरियड के कुछ सोर्सेस की, उस टाइम पीरियड के जो जो भी उस समय जो समकालीन, हम इसे कहेंगे कि समकालीन जो भी टाइम पीरियड था वो, उसके बारे में जो स्रोत हो सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे टाइप्स की भी बात करूंगी मैं, ठीक है, ऐसे वो सारे माध्यम जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिल सके, तो वो सभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का सोर्स हो जाएगा। तो हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और किस टाइम पीरियड में हमारे पास किस टाइप के सोर्सेज अवेलेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइम पीरियड में एक जैसे सोर्सेज मिल जाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की, मतलब अपने अतीत के अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट इवेंट्स को जानने के लिए सोर्सेज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो सोर्सेज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या कितनी टाइप्स हैं इनकी, और फिर इनके सिग्निफिकेंस के बारे में भी साथ में रिलेट करके देखेंगे, कितने टाइप्स हैं सोर्सेज के, वो इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सोर्सेस, स्रोतों के प्रकार, नोट्स भी आप साथ में बनाते जाइएगा। स्रोतों के प्रकार, तो हम टाइप्स ऑफ सोर्सेस देखेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी।
मान लीजिए आप इसको कंसिडर कीजिए, जहां पे आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। मान लीजिए आपने प्लान किया कि जो घर का जो स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया जाए, और आपने उस जगह को थोड़ा साफ सफाई की, तोड़ा फोड़ा, और ये सोच रहे हैं कि दोबारा से अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। मतलब आप जब अपने एरिया की जब खुदाई कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो इस एक्सकवेशन में मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं। एक्सकवेशन कैसे होता है? हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और ये वर्टिकली भी हो सकता है। अब मान लीजिए जब एक्सकवेशन होता है तो जो जो किसी भी बिल्डिंग की जो नींव बनाई जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं, राइट। अब जब वर्टिकल एक्सकवेशन हुआ आपके एरिया में, तो आपको कुछ पुरानी चीजें मिल गई, या मान लीजिए आपको उस दौरान आपको कोई पुराना बर्तन मिल गया। और जब ये बर्तन मिला तो आप एकदम से ये हो गए कि ये तो पुराना, ये तो कलश या मटका इस तरीके का कुछ पुराना बर्तन है, देखा जाए इसमें क्या है। जब आपने इसको देखा तो आपको इसमें कुछ ज्वेलरी मिली, ठीक है, आपको इसमें कुछ कॉइन्स मिले और कुछ इक्विपमेंट्स मिले, कुछ भी हो सकते हैं। अब आपके लिए ये क्या है? आप कहोगे ये कितने पुराने समय की चीज है, पता नहीं किस टाइम पीरियड की है, किन्होंने इनको रखा, वो लोग कौन लोग थे, ये सिक्के कब के हैं, किसने जारी किए सिक्के, ये सारी चीजें क्या है। तो मतलब ये क्या होगा आपके लिए? ये सिर्फ वो कॉइन और वो ज्वेलरी का इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कीमती है ये चीज, क्योंकि ये हमें उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दे सकती है, राइट, टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दे सकती है। अब उसी तरीके से अब एक ये जो चीजें मिली, ये हमें क्या मिली? पुराने अवशेष हैं ये, चाहे ये कलश हो ये भी अवशेष है, इसके अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो भी अवशेष है, मतलब रिमेन्स। पुरानी चीजों के अगर बचे हुए अवशेष हैं तो वो भी हमारे लिए जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, राइट। मान लीजिए इसी तरीके से एक और कलश मिला, या कुछ भी इस तरीके का एक बॉक्स मिला आपको, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ बुक्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट मिल गए। और ये जो डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन है विद सील साइन। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स मिला, इससे जो डॉक्यूमेंट मिले, ये भी क्या है? ये भी आपको जानकारी देगा। यहाँ पे जो चीजें मिली ये भी आपको जानकारी देंगी। मतलब है तो दोनों ही स्रोत, है तो दोनों ही सोर्सेस, लेकिन फिर भी दोनों कैसे हैं? भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री के लिए जो सोर्सेस हम यूज करते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, हम उनका वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है, हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, इनको वर्गीकृत कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोर्सेस पढ़ेंगे। क्लियर? ये हुआ। अब ये हेल्प कैसे करेगा इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी है। सो हिस्ट्री के लिए जो कैटेगरीज हैं उनमें आता है मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मतलब पुरातात्विक स्रोत, and the second category is literary source, means साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो रिटर्न में हमें मिले, जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिले, जो राइटिंग के फॉर्म में मिले, उनको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा साहित्यिक स्रोत। बेटा ये अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हो तो कितने रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगी, इसके लिए आपको एक बार मैनेजमेंट से बात करनी होगी, ठीक है, तो क्योंकि वही लोग अपलोड करते हैं। सो ये साहित्यिक स्रोत मींस जो रिटन एविडेंसेस हमारे पास है किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, किसी बुक के फॉर्म में, वो हो गया साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स। और यहाँ पे पुरातत्व, ये शब्द, ये पुरातात्विक किस शब्द से बना है? पुरातत्व से। मतलब
जो पुरानी जो चीजें हैं, इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, जो तत्व जो अवशेष बचे हुए हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पुराने जो तत्व या पुराने अवशेष जो बचे हुए हैं, उनको हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोत की कैटेगरी में, या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की कैटेगरी में हम रखते हैं इनको, राइट? ठीक है, अभी बुक्स वगैरह अभी रुक जाइए, अभी क्लास के बाद पूछना, ठीक है? अब पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। पुरातात्विक स्रोत को भी बच्चों हम कैटेगराइज करते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होंगे या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे, उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं। आप कभी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने गए हो? किसी मॉन्यूमेंट, किसी बड़ी इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब जगह पे गए हो, है ना? तो अब वो जो इमारत है, वो क्या है बताइए? वो भी क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन है। सो यहाँ पे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मतलब कोई भी भवन संरचना या कोई इमारत क्या होगा? ये पुरातात्विक स्रोत काउंट होता है। ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। अब ये सोर्स, ये अभी हमने नाम लिखा, अब ये हेल्प कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। इसके अलावा रिमेन्स, अवशेष, यहां पे क्या हो गया? अवशेष। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो था ये किस में काउंट होगा? ये बिल्डिंग मॉन्यूमेंट में काउंट होगा कि अवशेष में काउंट होगा? मतलब पुरानी चीजों के जो जो भी बचे हुए तत्व मौजूद हैं, वो हमारे लिए पुरातात्विक अवशेष में है। तो ये जो है, ये अवशेष में आ जाएगा, रिमेन्स में आ जाएगा। और ये भी, ये अलग होगा। जैसे मॉन्यूमेंट जो हमने अभी डिस्कस की, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराने मंदिर वगैरह, ये सब क्या है? ये भी हमारे सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी इसकी जो आती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, वहां पे हम मेंशन करते हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स मतलब सिक्के, और इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख। सिक्के एवं अभिलेख। चलिए, तो हमने आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनकी कैटेगरीज देख ली। अब ये देख लेते हैं कि इनसे हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। ठीक है, कैसे ये हेल्प करता है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट से। तो अब आप एक बात सोच के बताइएगा कि जिस भी समय की कोई बिल्डिंग हमारे पास, हम किसी भी समय की अगर बिल्डिंग देखते हैं, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ कलाकृतियां की हुई हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, है ना? एक प्रॉपर एक आर्किटेक्चर होता है, उस भवन की जो संरचना होती है वो भी उसी का हिस्सा होता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि उन बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है ना? कुछ लिखा हुआ होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो, लेकिन वो लिखा हुआ है। मतलब कोई भी एक इमारत है, ठीक है, कोई भी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमें क्या क्या पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके की स्किल थी, मतलब कौशल कैसा था। कौशल भी किस तरीके का, भवन निर्माण की जो कला थी वो कैसी थी, कितने निपुण थे वो लोग, कितने कुशल थे वो लोग। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की स्कल्पचर या पेंटिंग यूज किया है, तो हमें वहां के आर्ट के बारे में पता चलता है, वहां की कला के बारे में पता चलता है। कला सिर्फ ये नहीं बताती कि आर्टिस्ट को कितना आता है, कला ये भी बताती है कि उस समय के लोग देखना क्या चाहते हैं। कला ये भी बताती है कि जो अथॉरिटी थी वो लोगों को दिखाना क्या चाहती है, वो समझाना क्या चाहती है। मतलब जो आर्ट है, वो आर्ट क्या है? वो सिर्फ आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक मैसेज होल्ड करता है, एक बहुत बड़ा मैसेज, एक थीम होता है जो जो कुछ बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें उस टाइम की सोसाइटी या सोशल माइंडसेट के बारे में भी
पता चलता है, समाज के बारे में पता चलता है, वहाँ की कला पता चलती है, वहाँ के लोगों के कुशलता पता चलती है। तभी तो आप अगर कोई पुरानी इमारत देखते हो और पुरानी इमारत देख के आप क्या कहते हो कि अच्छा प्राचीन समय में इस तरीके के भवन बनाए जाते थे, इस तरीके की मूर्तियां बनाई जाती थी, इस तरीके की चित्रकारी थी। अगर कोई किसी चित्रकारी में किसी किसी की खूबसूरती का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया हो, मतलब किसी की ब्यूटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन में डाला गया हो, तो आप क्या कहोगे कि जो आर्टिस्ट थे उनके ऊपर बाउंडेशंस नहीं थी, है ना, दे वर हैविंग राइट टू एक्सप्रेस। उसके अलावा अगर वो फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाता है तो वो क्या कहता है कि जो इंसानों के मन की जो भावनाएं थी वो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी एक आर्टिस्ट को, राइट। अगर बहुत किसी टाइम पीरियड में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, अगर आपको एक ही टाइम पीरियड की बहुत सारी इमारतें देखने को मिलती हैं, तो माइंड में क्या आता है कि उस टाइम की जो अथॉरिटी होती थी वो कहीं ना कहीं इस तरीके के आर्ट को प्रमोट किया करती थी। अब वो आर्ट को प्रमोट करने के पीछे रीजन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कला का प्रदर्शन करने के लिए किया गया हो सकता है उन्होंने अपनी विजय, अपनी जो विक्ट्रीज थी उनकी मेमोरीज के लिए उन्होंने इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई। जैसे जैसे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, है ना, जैसे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण हुआ, वो किस लिए था? वो उनके विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कि ये विजयी होकर लौटे थे, ये उत्तर की तरफ गए और विजयी होकर लौटे और अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इस तरीके के मंदिर बनाए। ठीक है, तो कोई भी एक इमारत होगी वो सबसे पहले हमें बताती है कि उस टाइम पीरियड में, वो किसी भी समय का हो सकता है, उस टाइम पीरियड में जो लोग शासन कर रहे थे, जो रूल कर रहे थे, राइट, उनकी मानसिकता कैसी थी। अगर बहुत ज्यादा धर्म से संबंधित इमारतें बनी हैं किसी एक टाइम पीरियड में, तो आप क्या कहोगे कि उस समय जो शासक वर्ग था वो कहीं ना कहीं धर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा था, दे वर प्रमोटिंग रिलीजन, राइट, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और जो रिलीजन था वो कहीं कैसा था, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुआ करता था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमें रिमेन्स से मिलती है, सोर्सेज से मिलती हैं। और इन सोर्सेज में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से अवशेष जो हमें मिलते हैं, चाहे वो अवशेष किसी टाइम पीरियड के अनाज के हों, या या ये समझ लीजिए कि कपड़ों के हों, है ना, टेक्सटाइल, कोई भी कपड़ों का छोटा सा टुकड़ा ही मिल गया, कोई ज्वेलरी मिल गई, समझ रहे हो, ज्वेलरी वगैरह मिल गई, या वो लोग जिन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे अपनी डेली लाइफ में, या टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे मिल गए, कहीं पे रखे, कहीं पे खुदाई के दौरान वो मिल गए। अब आप उन सब से क्या अंदाजा लगाओगे? किस तरीके से अंदाजा लगाओगे उस समय के बारे में बताइए। अगर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, बहुत बहुमूल्य कोई प्रीशियस चीज है, और बहुत कम जगह पर ऐसे एविडेंस मिले हैं, तो आप क्या कहोगे कि कुछ लोगों की पहुंच ऐसी प्रीशियस चीजों तक थी। मतलब कुछ जगह पर, अगर लिमिटेड जगह पे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अगर लिमिटेड एरियाज में कुछ ऐसे प्रीशियस आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं, कुछ बहुमूल्य रत्नों के आपको साक्ष्य मिल जाएं, कुछ ज्वेलरी मिल जाए, कुछ ऐसी धातु की, तो आप क्या कहोगे कि उस समय के लोगों को धातु का ज्ञान तो था, बहुमूल्य रत्नों का यूज तो करते थे, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते थे, बहुत कम लोग यूज करते थे। मतलब उस समय में समाज विभाजित था इकोनॉमिकली, कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे, है ना। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसके साक्ष्य बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हों और लगभग हर जगह मिले हों, तो आप क्या कहोगे कि ये जो चीज थी ये बड़ी कॉमन थी, लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो कहने का मतलब है कि जो रिमेन्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि समाज में क्या किसी तरीके का विभाजन था, उस समय में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या कुछ डिवीजन था, कुछ फर्क था क्या, है ना। ये सब हम देखते हैं, और ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? इन्हीं अवशेषों से मिलती है। अब हम बात करते हैं कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, कॉइन्स अपने आप में क्या क्या बताता है। एक कॉइन जो होगा वो किससे बना होगा? हो सकता है वो कॉइन किसी धातु से बना हो, है ना,
किसी मेटल से बना हुआ होगा। अगर वो मेटल से बना हुआ है, आपके पास अगर ऐसे किसी एक टाइम पीरियड के, किसी भी एक टाइम रेंज के, मान लीजिए हम कहते हैं कुषाण जब आए थे उत्तर मौर्य काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब कुषाण भारत में आए थे, तो उस समय हमें गोल्ड के कॉइन्स, वो भी प्योरिटी वाले गोल्ड, ठीक है, गोल्ड कैसा, प्योरिटी, अच्छी प्योरिटी वाले, अच्छी क्वालिटी का गोल्ड, उसके सिक्के मिले, ठीक है, उसके सिक्के मिले। तो जब भी हम कॉइन्स देखें तो हम पहले ये देखते हैं कि ये किस टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड इसका क्या है, क्योंकि जो गोल्ड जो कॉइन्स हैं भारत में अधिकांशतः उनके ऊपर डेट्स भी मेंशन होती थी, जिसने उस कॉइन को इशू कराया है उस इशू करने वाले रूलर का नाम भी होता था। इशू मतलब जारी कराना, जो शासक जारी कराता था उस शासक का नाम भी होता था। अगर उस शासक का नाम नहीं होता था तो उसके राज्य का कोई एक सिंबल, कोई एक लोगो उसके ऊपर जरूर हुआ करता था। तो उसी से ये पहचान बनती है कि ये किस रूलिंग अथॉरिटी, किस डायनेस्टी का है, किस राजवंश का सिक्का है। फिर उसकी कार्बन डेटिंग से ये पता चलती है कि ये कितने समय पहले का है, कितने वर्ष पूर्व का है। विकास बेटा, ये कार्बन 12 नहीं होता, ये कार्बन 14 होता है। ये कार्बन का एक आइसोटोप होता है। मैं इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से कार्बन डेटिंग से हेल्प मिलती है एब्सोल्यूट डेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिमेन्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, एक तो टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड पे किस धातु का वो सिक्का है, वो सिक्का ये बताता है कि उस समय उस वो धातु की उपलब्धता होगी तभी तो उसके सिक्के जारी हुए होंगे। अगर उस धातु के सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सोने के सिक्के जारी हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड का रिसोर्स उनके पास था, गोल्ड रिजर्व तक उनकी पहुंच थी, बड़े इकोनॉमिकली बड़े पावरफुल थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सिक्के कौन सी धातु में उन्होंने जारी किए, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। अगर कोई शासन, कोई राजवंश अगर सिल्वर कॉइन्स ज्यादा जारी कर रहा है या तांबे के ज्यादा जारी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, या ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये राजा या ये जो रूलर है ये रूल कर रहे हैं राजस्थान वाले एरिया में, और सिक्के इनके पास राजस्थान या फिर ये गंगेटिक प्लेन वाले रूल एरियाज में ये रूल कर रहे हैं, और गोल्ड कॉइन बहुत ज्यादा जारी कर दिए, तो कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व तक इनकी पहुंच है, क्योंकि जहां रूल कर रहे हैं वहां तो गोल्ड है नहीं, इसका मतलब गोल्ड बाहर से आया। आप भारत में ऐसे ऐसे राजवंश हुए हैं, जैसे कुषाणों का मैंने कहा कि कुषाणों के टाइम पर गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो बहुत ज्यादा जारी किए गए, और प्योरिटी वाले गोल्ड के कॉइन्स जारी किए गए थे। अब भारत में गोल्ड के अगर आप रिजर्व देखोगे तो कुछ गोल्ड के रिजर्व कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, क्या कर्नाटक वाला रिजर्व भी इतना बड़ा रिजर्व है कि इतने मास लेवल पर जो गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए थे उन लोगों ने, वो संभव हो सकते थे? नहीं। फिर हमने क्या देखा कि कुषाण आए कहां से थे, वो सेंट्रल इंडिया से आए थे। कहां से आए थे कुषाण? दे केम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। जहां से वो आए थे वहां पे एक हिल पड़ती है, एक माउंटेन रेंज पड़ती है, और माउंटेन रेंज का नाम है अल्ताई हिल्स। जो अल्ताई हिल्स है ना, सेंट्रल एशिया में अल्ताई हिल्स, वहां पे गोल्ड की रिजर्व है, और कुषाण वहीं से आए थे, कुषाण वहीं से आए थे। तो जहां से वो आए थे वहां के रिजर्व के बारे में उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी। जब वो भारत में आके उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की कनेक्टिविटी का फायदा उठाया, और यहां से गोल्ड भारत में आया। समझ गए, यहां से गोल्ड भारत में आया। तो ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, देखिए कि किस टाइम पीरियड में कौन सी डायनेस्टी का रूल था, उस समय में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का लेवल कितना था। अगर गोल्ड के कॉइन बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड में गोल्ड के बहुत ज्यादा कॉइन्स इशू हुए थे, लेकिन क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो कुषाणों के जितनी अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं थी। तो ये दिखाता है कि गोल्ड के इशू तो किए उन्होंने कॉइन्स, लेकिन गोल्ड में उन्होंने किसी दूसरी धातु का मिश्रण किया, ठीक है, प्योर गोल्ड उन्होंने यूज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और गोल्ड के रिजर्व तक पहुंच दोनों की डिफरेंट यहाँ पे हो जाती है। तो
टाइम पता चला, मेटल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बताई, ठीक है। उसके बाद ये भी शो करता है कि वो बाहर से हमारा ट्रेड कितना स्ट्रांग था, समझ रहे हो। तो है ये क्या, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, और हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, उस समय की जानकारी देता है। मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस समय की इकोनॉमी कैसी रही होगी, उस समय की पॉलिटिकल पावर कैसी रही होगी, समाज विभाजित था क्या, विभाजन था तो किस आधार पर विभाजन देखा गया, किस सीमा तक, किस लिमिट तक जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को ही हमने डिवाइड कर दिया। अब सिक्के तो हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शंस। अब पहले ये देखते हैं इंस्क्रिप्शन होता क्या है। इंस्क्रिप्शन होता क्या है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी हार्ड सरफेस हो, ठीक है, कोई भी हार्ड सरफेस हो, मान लीजिए ये कोई पिलर है, ठीक है, ये एक पिलर है, और ये कोई कॉपर की प्लेट मान लीजिए, या किसी धातु की प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है, ये पिलर है। पिलर ये स्टोन का पिलर है, मान लीजिए मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। ये स्तंभ है, कैसा है, पाषाण का स्तंभ है, पाषाण स्तंभ है, पत्थर से बना हुआ ये स्तंभ है, मतलब पिलर है। और ये ताम्रपत्र मान लीजिए इसे। ताम्रपत्र का मतलब होता है कि कॉपर से बना हुआ कोई प्लेट या इस तरीके की का स्ट्रक्चर, कॉपर प्लेट। दोनों ही कैसे हैं नेचर में, दोनों ही हार्ड सरफेस हैं, स्टोन पिलर भी और कॉपर प्लेट भी कैसे हैं, हार्ड सरफेस हैं। अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया गया, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखना, एक कलर से लिखना इज डिफरेंट, लेकिन ये क्या करते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अभिलेख। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अभिलेख। ये दोनों ही हार्ड सरफेस है, तो हार्ड सरफेस पे कैसे लिखा जाता है, हार्ड सरफेस पे उकेरा जाता है, मतलब एनग्रेविंग की जाती है ना। कोई भी हार्ड सरफेस होगा तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कोई नुकीली सी कोई कोई वेपन लिया जाएगा, कोई नुकीला कोई ऐसा मतलब उपकरण लिया जाएगा, ठीक है, और उससे क्या किया जाएगा, उससे जो कुछ भी लिखना है उसको यहाँ पे उकेरा जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे जो भी लिख रहे हो उससे क्या किया आपने, आपने कोई एक नुकीली कोई उपकरण लिया, कोई एकदम ऐसे इस तरीके की कुछ टूल्स यूज किए, ठीक है, हाँ, एनग्रेविंग कहते हैं उसे, या उसको उकेरना, ठीक है। अब जब आपने ये किया तो हार्ड सरफेस पे जब भी कोई रिटन मैसेज एनग्रेव किया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आप जाइए, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन पिलर मिलेगा। किसका बना हुआ, आयरन का, लोह धातु से बना हुआ एक पिलर मिलेगा, ठीक है, आयरन पिलर, लोह स्तंभ। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, क्या इसमें सिर्फ इतना जानना जरूरी होता है, क्या इनमें सिर्फ ये जानना जरूरी होता है कि इसमें लिखा क्या गया है, क्या सिर्फ रिटन मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, नो, सिर्फ रिटन मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं होता अभिलेख या इंस्क्रिप्शन में। रिटन मैसेज किस टाइम पीरियड का है, क्या वो मैसेज कोई चेतावनी थी, कोई सुझाव था, कोई डिक्लेरेशन थी, मतलब कोई घोषणा थी। जो भी घोषणा होगी, यदि सुझाव होगा, चेतावनी होगी, तो वो चेतावनी, ये मैसेज इंस्क्राइब कराने वाले, अभिलेख लिखवाने वाली जो शक्ति होगी, जो अथॉरिटी होगी,
उसके शासन की पद्धति को बताती है कि उसका रूलिंग पैटर्न क्या था। अगर अशोक के अभिलेख देखेंगे तो उनके अभिलेखों पर क्या लिखा गया है, उनके अभिलेखों पर बहुत सारी डिक्लेरेशन है, घोषणाएं हैं, है ना, कि देवानाम प्रियदर्शी ये घोषित करते हैं कि ये उन्होंने ये कहा है। इसी तरीके से कुछ उनके इंस्क्रिप्शन में चेतावनी लिखी गई है। तो ये क्या जाहिर करता है, ये वो मैसेज हमें बताता है कि उस टाइम पीरियड में कौन तो रूल कर रहा था। मतलब यहाँ पे टाइम के बारे में पता चलता है, फिर रूल कौन कर रहा है उसके बारे में पता चलता है, फिर जो अथॉरिटी रूल कर रही है उसका उसका माइंडसेट, मतलब उनकी मानसिकता कैसी है, किस तरीके की उनकी विचारधारा है, शासन करने के लिए उनकी विचारधारा कैसी है, क्या वो क्या वो अपनी प्रजा को अपने अधीन समझ रहे हैं, उनके ऊपर कुछ चीजें थोप रहे हैं, या फिर वो जो इंस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए वो अपने अधिकारियों के लिए एक घोषणा थी, है ना। और उनमें ये कहा गया कि आपको जन कल्याण के काम करने हैं, लोगों को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या, ये जाहिर करता है कि रूल करने वाला तानाशाह था या अपने लोगों का ख्याल रखने वाला था, या वेलफेयर स्टेट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम की ये पता चले। उसके अलावा क्या पता चलता है, टेक्निक पता चलती है, तकनीकी के बारे में पता चलता है। तकनीकी के बारे में पता चलता है कि अगर इतना बड़ा एक स्टोन पिलर है, और मान लीजिए ये स्टोन पिलर कैसा है, ये एकाश में पत्थर से बना हुआ है, मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर का इस्तेमाल करके उसी की घिसाई करके क्या कर दिया, उसे ऊपर से टेपरिंग टेपरिंग वाला, मतलब यहाँ से इसका जो बेस होगा ये कैसा होगा, ब्रॉड होगा, चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी, यहाँ आते आते कम होती चली जाएगी, इसको कहते हैं टेपरिंग। ठीक है। तो क्या जाहिर करता है ये, कि एक ही इतने विशाल पत्थर का मतलब स्टोन का यूज करके उसे पिलर की शेप देना, उसके ऊपर लिखना, ठीक है, ये क्या जाहिर करता है, उस समय के लोगों की स्किल को भी बताता है कि वो किस लेवल के आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनकी कुशलता कैसी थी। फिर ये बताता है कि ये जो स्टोन है, मान लीजिए ये स्टोन पिलर बिहार में किसी एक जगह पर लगा हुआ है, लेकिन ये स्टोन वहां लोकली होता ही नहीं है, वहां की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वहां पर ये पत्थर मिलता ही नहीं है। अब पत्थर नहीं मिलता, इसका मतलब इसको कहीं दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके लाया गया होगा। तो किस लेवल के उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनकी फैसिलिटी थी। अगर ट्रांसपोर्ट करके लाया गया तो पहले वो रॉ स्टोन लेके आया गया, मतलब जो पत्थर था वो लाया गया, यहाँ लाके उसे बनाया गया, या बना के लेकर आए थे, बनाकर लेकर आए थे। तो कितने अच्छे तरीके से वो उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, ये हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ठीक है। लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, नॉलेज के बारे में भी बताते हैं, कैसे उन्होंने इन सारे रिसोर्सेज को यूज किया, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कैसे किया उन्होंने, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। उसी तरीके से अगर आप आयरन पिलर देखोगे तो आप कहोगे कि आयरन पिलर जो है इतना पुराना, प्राचीन काल का, अभी तक इसमें अगर जंग नहीं लगी, ठीक है, तो किस तरीके की इस पे कोटिंग की गई होगी ऊपर कि इस लोहे पर जंग नहीं लगी, क्योंकि ये तो ओपन स्पेस में है, बारिश का पूरा पूरा इन्फ्लुएंस होता है, हवा पानी दोनों चीजें अवेलेबल हैं जो जो जंग के लिए चाहिए। अगर तो कुछ ना कुछ जंग रोधी इसमें कुछ प्लास्टरिंग करी होगी उन्होंने, कोई टेक्निक यूज की होगी, क्या यूज किया उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि उस समय लोगों को धातु का भी ज्ञान था, उनको ये भी पता था कि ये धातु हवा और पानी के जैसे संपर्क में आएगी, क्या हो जाएगा, इस पे जंग लगेगी, फिर भी उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से प्लास्टरिंग की कि उस पे इफेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। सो ये जो रिसोर्स हैं ये हमें सिर्फ उस समय के बारे में नहीं बताते, या शासन करने वाले के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि उस शासन के दौरान जितने लोग रह रहे थे, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज, सब कुछ हमें जानकारी देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री वाले रिसोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन रिसोर्सेज के माध्यम से हमें, या ये सोर्सेज हमें उस समय की जो घटनाएं हैं उनको दोबारा
लिखने या उनकी पुनर्रचना का हमें मौका देते हैं। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, रीराइट करते हैं, वी रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट इवेंट्स। हम पुराने या अतीत की जो घटनाएं हैं उनकी दोबारा से रचना करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन होता है पास्ट इवेंट्स का इन स्रोतों के माध्यम से। तो जितने भी हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया, दे रिकंस्ट्रक्टेड द पास्ट इवेंट्स बाय यूजिंग दीज सोर्सेस। इन्हीं स्रोतों का इस्तेमाल करके उन्होंने इतिहास की पुनर्रचना की है। ठीक है, अब पुनर्रचना के लिए अब देखो एक चीज और होती है, पुनर्रचना के लिए हमें जितने भी टाइप के अब जो सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास किसी एक टाइम पीरियड के, किसी भी टाइम पीरियड, उन सबको क्रॉस चेक करना पड़ता है। जब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अगर कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो वो हमें इजी रहेगा समझने में। अगर कुछ रिटर्न में नहीं है तो हम क्या करेंगे, संभावनाएं देखेंगे, अज्यूम करेंगे कि अगर इस तरीके की धातु मिली है तो मतलब उनका इकोनॉमिक लेवल ऐसा रहा होगा, हम अज्यूम करते हैं। और अगर यही चीज हमें लिटरेरी एविडेंस में भी मिल जाए, मतलब कहने का ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ अगर हमें इसके साथ साथ अगर हमें लिटरेरी सोर्स भी मिल जाता है, और लिटरेरी सोर्स या ये कहें कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, वो भी इन सारी चीजों को सही प्रमाणित कर देते हैं, तो वो जो इतिहास होगा वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ज्यादा प्रमाणित होगा, उसको ज्यादा सही तरीके से लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने योग्य होगा। हम कह सकते हैं कि उसको कोई चैलेंज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे भी स्टडी हुई है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की स्टडी को लिटरेरी सोर्स ने सपोर्ट भी किया है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के टाइप्स। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो लिटरेरी सोर्सेस के टाइप को हम यहाँ पर, एक सेकेंड, जो लिटरेरी सोर्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। लिटरेरी सोर्स मीन्स लिखे हुए ग्रंथ, लिखित या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, सो जो लिटरेरी सोर्स हैं हमारे, उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, कि जो लिखा हुआ जो हमारे पास मौजूद है, क्या वो धार्मिक स्रोत है, क्या वो रिलीजियस सोर्स है ना। लिटरेरी सोर्स मतलब रिटन डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास है तो क्या वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसका नेचर रिलीजियस है क्या, किसी धर्म से संबंधित ग्रंथ है क्या। अगर धर्म से संबंधित ग्रंथ होगा तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, रिलीजियस सोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदास, फॉर वेदास एंड वैदिक लिटरेचर्स आर रिलीजियस इन नेचर, मतलब जो हमारे पास 4 वेद हैं और जो वैदिक साहित्य है हमारा, वैदिक ग्रंथ हैं हमारे, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो साहित्यिक स्रोतों की धार्मिक कैटेगरी में आता है। तो वेद हो गए, पुराण हो गए, या बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हो गए, वो कहाँ कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे रिलीजियस लिटरेचर में आ जाएंगे। अब रिलीजियस लिटरेचर हमें ये बताता है कि उस समय किसी भी धर्म की मान्यताएं क्या कहती हैं। उस धर्म, देखो धर्म जो होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, धर्मा। यहाँ पे ये धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं होता। यहाँ पे ये जो धर्म जो टर्म आई थी शुरुआत में, तो उसका मतलब होता था ड्यूटीज, ड्यूटीज। अब इन ड्यूटीज, ड्यूटीज कौन कौन सी, ड्यूटीज या कर्तव्य, एक मानव होने के नाते क्या कर्तव्य बनते हैं, वो एक पिता होने के नाते
क्या कर्तव्य बनते हैं, एक भाई होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते क्या कर्तव्य बनते हैं एक व्यक्ति के, व्यक्ति विशेष के, उसको हमने कहा ड्यूटीज। ठीक है, अब ये ड्यूटीज उस व्यक्ति के लिए क्या हो गई, ये उसका धर्म हो गया कि जो जो कर्तव्य उसको दिए गए हैं उनको पूरा करना उसका धर्म है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी बहुत सारी ड्यूटीज असाइन की गई थी कि एक आदर्श माता कैसी होती है, एक आदर्श पत्नी, एक बहन, एक पुत्री कैसी होती है, तो उनको वो जो आदर्श स्थापित किए गए थे उनके हिसाब से अपना व्यवहार करना पड़ता था, अपना बिहेवियर रखना पड़ता था। सो वो उनका धर्म हो गया, उस व्यवहार को बनाए रखना, उस बिहेवियर को मेंटेन रखना, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करना। दीज टाइप ऑफ ड्यूटीज वर असाइंड, ठीक है, टू मेल एंड फीमेल, और उनको पूरा करना ही क्या हो गया, धर्म हो गया। ठीक है, अब ये धर्म हिंदू कैसे हुआ, ये बौद्ध कैसे हुआ, ये इस्लाम कैसे हुआ, ये सिख, ये ईसाई, ये कैसे हुए। अब हर क्या हुआ कि ये विचार हैं, ये नियम हैं कि किसी एक मतलब पक्ष ने या एक समूह ने ये सोचा कि इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए, इन कर्तव्यों को निभाने के लिए, इन कर्तव्यों को निभाने के लिए कुछ एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, मतलब एक रास्ता होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए कि इन नियमों को या इन कर्तव्यों को कैसे निभाया जाए। ठीक है, अब जब रास्ता पता होगा तो उस रास्ते पर चलने के लिए नियम भी बनेंगे, नियम। अब कई बार क्या होता है जब हम आदर्श की बात करते हैं ना, आइडियलिस्टिक फॉर्म की बात करते हैं किसी भी काम में, तो जहां आइडियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, आदर्श मतलब आपको अपने फील्ड में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा, आपको कैसे होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा अपने काम को लेके, अपनी ड्यूटीज को लेके। अब जब एक व्यक्ति एक टाइम पर, आप सोच के देखिएगा, जब एक आइडल हस्बैंड बनने की कोशिश करता है तो उस समय क्या उसके ऊपर एक बेटे होने के नाते, भाई होने के नाते उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगते, लगते हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वो बेटा होने की कोशिश करता है तो क्या उसके ऊपर एक अच्छा पिता या एक अच्छा पति होने के नाम पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगते। तो अगर होते हैं ना, डेफिनेटली होते हैं। इसी तरीके से महिलाओं के ऊपर भी है कि एक टाइम पर आप हर जगह परफेक्ट कैसे हो सकते हो, आदर्श कैसे बना सकते हो, है ना, आइडियलिस्टिक अप्रोच में कैसे जा सकते हो, इतना परफेक्शन कैसे आ सकता है। और यदि वो इंसान, ध्यान से समझना, यदि वो पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपना आदर्श ही स्थापित करने की कोशिश करेगा, किसी के लिए बहुत अच्छा बेटा या पति या भाई या पुत्र बनने की कोशिश, मतलब फादर बनने की कोशिश करेगा, तो क्या उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहाँ रहे, उसकी इंडिविजुअल की चॉइस कहाँ रही, मतलब खुद के लिए उसके पास कितना टाइम बचा, खुद के लिए उसके पास कितनी फ्रीडम बची, उसका सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ बचा। ऐसे में क्या होता है, वो इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसको लगता है कि मैं कैसे ये सब अचीव करूं। अब जब वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है तो उसे चाहिए होता है एक बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास, एक आस्था चाहिए होती है। इसलिए जो जितने भी धर्म स्थापित हुए उनकी शुरुआत इसीलिए हुई, इसी तरीके से हुई कि आप वो आदर्श निभाओ, क्योंकि अपना उद्देश्य समझ करके, हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अपने आप को इन सब से इतना भी बांध के मत रखो कि सेल्फ को भूल जाओ। समझ रहे हो। तो एक बैलेंस बनाने के लिए फिर यहाँ पे ड्यूटीज के साथ साथ, रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ, मतलब नियम के साथ साथ, और जीने का व्यवहार, जीने के तरीके के साथ साथ, इसमें एक आध्यात्मिक विश्वास भी आया। जो आध्यात्मिक विश्वास ये कहता है कि पूरे तरीके से इन रिश्तों में भी नहीं उलझना, आदर्श स्थापित करना है, इट्स योर ड्यूटी, बट पूरे तरीके से रिश्तों में नहीं उलझना, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, आप खुद अकेले आए थे, खुद अकेले ही जाओगे। सेल्फ का भी ध्यान रखना, और सेल्फ की जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। तो जब उसकी बात होती है तो क्या होती है, जब स्पिरिचुअलिटी भी आ गई
और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, मतलब मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों आ गए, तो इन दोनों को मिला के क्या हुए, कुछ नियम बने, कुछ रिश्तों को निभाने के लिए नियम बने, कुछ अपने आप को जानने के लिए नियम बने। और फिर क्या हुआ कि इन सारे नियमों को, एक जैसे नियमों को जितने लोगों ने फॉलो किया, जितने लोगों ने स्वीकार किया, मान्यता दी, उन सारे लोगों की एक विशेष पहचान हो गई। उन सभी लोगों की क्या हुई, एक विशेष पहचान हो गई, और उन्हें एक धर्म के अधीन मान लिया गया कि ये लोग एक विशेष मार्ग को फॉलो करते हैं, एक 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 स्पेशल, एक स्पिरिचुअल बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, एक स्पेशल बिहेवियर, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं। इसका मतलब ये एक जो धर्म है, ये विशेष धर्म हो गया। और उस धर्म का कुछ भी नाम हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो इस्लाम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी भी हो सकती है, वो सिखिज्म भी हो सकता है। इसी तरीके से सारे धर्म बने। समझ में आया? ठीक है। तो जो भी इस धर्म से संबंधित, अब जहां पर ये सब लिखा जाएगा, जो ग्रंथ लिखे जाएंगे, जो रिलीजियस टेक्स्ट होंगे, जहां पे ये सारी चीजें मेंशन होंगी कि भगवान और मतलब कि जो अलमाइटी है, जो गॉड है, सुप्रीम एनर्जी है, उसका ह्यूमन के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, किस तरीके से किस प्रोसेस से हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हम अच्छा जीवन कैसे जिए, क्या सही तरीका क्या है, ये जितने भी जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत की कैटेगरी में वो आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर सोर्स मतलब गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष, गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस या सेक्युलर। मतलब है तो ये भी साहित्यिक ग्रंथ, है तो ये भी लिटरेरी सोर्स, लेकिन इसमें धर्म विशेष पर बात नहीं कही गई। ये किसकी चर्चा करता है, ये उस समाज के बारे में लिखा हुआ हो सकता है ये कोई पोयम हो, जो उस समय के जो राजा थे, या जो भी डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनकी प्रशंसा में लिखी गई कोई कविता हो, किसी युद्ध की कोई घटना हो सकती है, किसी व्यापार के लिए व्यापारिक मार्ग और उसकी जानकारी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई यात्री यात्रा करने के लिए आया हो, उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा हो, अपने ही देश का हुआ तो, ठीक है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सेक्युलर। मतलब सेक्युलर लिटरेरी सोर्स हमें उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड पर वो लिखा गया है, उस टाइम पीरियड की, या जिस टाइम पीरियड के बारे में वो लिखा गया है, उस टाइम पीरियड की सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यस विकास, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की रचना, है ना, जैसे यस मेगस्थनीज की इंडिका। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये गैर धार्मिक, ये सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस में आता है। अब मेगस्थनीज के इंडिका को हम अलग प्लेस करेंगे, अलग कैटेगराइज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी का जो लिटरेरी सोर्स है, उसको हम फॉरेन अकाउंट कहते हैं। मतलब विदेशी वृतांत। मतलब ये किसी भी टाइम पीरियड में अगर कोई विदेशी यात्री, चाहे वो कूटनीतिज्ञ हो, या वो भारत में शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हो, कोई दूत हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आया हो, उसने अगर, किसी विदेशी ने भारत की किसी एक निश्चित समय में यात्रा की, और उसने अपने यात्रा के दौरान उसके साथ जो अनुभव हुए वो उसमें मेंशन किए, या उसने जो कुछ ऑब्जर्व किया भारत के विषय में, वो उसने वहां पर लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, विदेशी वृतांत हो जाएगा। और इनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब तीन तरीके सोर्स हो गए लिटरेरी सोर्सेज में, कौन कौन से, एक हो गया रिलीजियस सोर्स, एक हो गया सेक्युलर, और तीसरा हो गया फॉरेन अकाउंट, मतलब विदेशी वृतांत हो गए।
अब ये जो लिटरेरी सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्सेस पे ज्यादा रिलाई किया जाएगा या आर्कियोलॉजिकल, बताइए दोनों में से किसको आप ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर करोगे, ज्यादा मान्यता किसको दोगे, आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को दोगे या लिटरेरी सोर्स को देंगे, बताइए जल्दी कमेंट करिए फटाफट। किसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, आर्कियोलॉजिकल को या फिर लिटरेरी को, लिटरेचर। अच्छा, देखिए लिटरेचर को हम लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सोचिए अगर वो लिटरेचर प्रयाग प्रशस्ति जैसा हुआ तो, प्रयाग प्रशस्ति या फिर इस तरीके से प्रशंसा में लिखा गया लिटरेचर हुआ तो, जब भी किसी शासन काल में, जब भी किसी शासन काल में किसी शासक की बहुत ज्यादा प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं, तो वहां पे अतिशोक्ति हो जाती है ना, समझ रहे हो, मतलब चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा जा सकता है, तो उसे हम एज इट इज नहीं ले सकते। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, हम सोर्सेस को भी क्रॉस चेक करते हैं, लिटरेरी सोर्सेस को भी क्रॉस चेक करते हैं, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि हाँ कितना ऑथेंटिक है, कितनी बातें सच हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वहां पे न्यूट्रल, जिसे कहते हैं ना निष्पक्ष प्रमाण हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें निष्पक्ष एकदम न्यूट्रल तरीके की रिसर्च या अध्ययन करके देता है, प्रमाण देता है कि इस समय में इस तरीके का इस तरीके की सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर हुआ करता था। तो और उसको जब दोनों ही अगर क्रॉस, दोनों ही एक दूसरे को आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी अगर सपोर्टिव हो गए तो ऑथेंटिक हो ही गया वो तो पूरा, है ना। तो लिटरेरी एविडेंसेस की भी हम कैटेगरी करते हैं कि ऑथेंटिसिटी बेस पर कि कितने ऑथेंटिक कंसीडर इनको किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अ लॉट। बस एक बार रिवीजन देख लो इसका। हमारा टॉपिक था कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं, तो सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो भी भवन संरचनाएं, इमारतें हमारे हमारे समक्ष हैं अभी मौजूद, उनको देखकर हम उस समय की समाज, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। रिमेन्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरीके से कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस, और इंस्क्रिप्शन एक इंफॉर्मेशन और देते हैं, जैसे अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, भारत के जिन जिन क्षेत्रों में वो इंस्क्रिप्शंस मिले, तो उससे ये पता चला कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कितने दूर तक विस्तृत था। ठीक है, वो किसी भी एक शासन का काल ही नहीं बताते बल्कि उसका विस्तार भी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को भी हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन अकाउंट। रिलीजियस में जो विभिन्न धर्मों से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो हमारे धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आते हैं। उसके बाद गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत हमें उस समय की समाज, अर्थव्यवस्था, उस समय का कला और साहित्य हमें बताते हैं। उसके बाद फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट से एक चीज ये भी पता चलती है कि उस समय भारत की प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी कितना, हमारी जो कलाएं थी, हमारा जो व्यापार था कितना प्रचलित था, चाहे वो शिक्षा पद्धति ही क्यों ना हो, कितनी प्रचलित थी कि लोग बाहर से भारत आते थे यात्रा करने के लिए। तो ये भी दिखाते हैं, इंपॉर्टेंस शो करते हैं, उस समय के भारत की इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, पॉपुलैरिटी को शो करते हैं। यस, यस विकास, कई यही होता है कि कई जो लिटरेरी सोर्स होते हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक लिटरेरी सोर्स से मिली, उस समय के अदर लिटरेरी सोर्स भी क्या उसी चीज के लिए हाँ बोलते हैं या कुछ और तरीके के विचार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबकी स्टडी, ओवरऑल स्टडी से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो लिटरेचर, जो इंस्क्रिप्शन, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इंस्क्रिप्शन को हमने लिटरेरी सोर्स में ही क्यों नहीं रखा, क्योंकि वहां पे जो रिटर्न मैसेज है वो तो अपने आप में एक जानकारी दे ही रहा है। उस रिटर्न मैसेज के अलावा जो जिस चीज के ऊपर वो इंस्क्राइब्ड किया हुआ है ना, वो बहुत सारी जानकारी देता है। इसलिए उसको हमने आर्कियोलॉजिकल में भी रखा हुआ है, क्योंकि वो जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि जिस हार्ड सरफेस पे वो इंस्क्राइब किया हुआ है, वो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन के पर्सपेक्टिव से भी इंफॉर्मेशन ज्यादा देता है।
इसलिए देखिए, अब जो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं दे विल बी रेगुलर। और अभी तक हम क्लासेस को इसीलिए थोड़ा सा पोस्टपोन इसीलिए हम कर रहे थे, थोड़ा डिले इसीलिए कर रहे थे। हालांकि क्लासेस हमारी बंद नहीं हुई, लाइव क्लासेस चली हैं यूट्यूब पे, अभी तक हमने कंटिन्यू ही रखा है। मैं इसीलिए चाह रही थी कि बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे सोच सोच के हिस्ट्री ऑप्शनल अपना चूज कर रहे हैं। तो एक बार सब लोग सोच के जल्दी से इसको चूज कर लें तो हम हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी तो टीचर को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे फिर उनको दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा ये हुआ। बाकी अब ऑलमोस्ट रेगुलर ही रहेगी क्लासेस। यस, ठीक है। और अभी जो आज का जो टॉपिक है वो है सोर्स। मतलब आज का जो टॉपिक था वो सोर्स था, स्रोत पे था कि कैसे हमारी हेल्प करता है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां से वो हम शुरू करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से। तो हम एक सीक्वेंस में ही चलेंगे। और ये भी क्योंकि हमारी क्लासेस ऑप्शनल बेस्ड क्लास, ऑप्शनल की क्लास है, तो सोर्सेज से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, ध्यान रखिएगा हमारा पढ़ाने का पैटर्न मेरा यही रहता है कि मैं यूपीएससी के ट्रेंड को लेकर चलती हूँ। आज हमने सोर्सेज पढ़े, तो कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने सोर्सेज रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट रहे। ठीक है, चलिए अभी बुक्स की टेंशन मत लीजिए, कल आप, और अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं पूरी लिस्ट बनवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरी लिस्ट बनवा देती हूँ बुक्स की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। गुड डे ऑल, थैंक यू। नहीं, कुछ नोट्स हम क्लास में बनाएंगे, कुछ हैंडआउट्स भी मैं आपको दूंगी। जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगे वो आप क्लास में, क्योंकि डिक्टेट करना ऑनलाइन में थोड़ा पॉसिबल कम है, इसलिए आपको उनके हैंडआउट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब पीडीएफ आपको दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, और कुछ चीजें मैं क्लास में लिखवाऊंगी तो वो तुरंत तुरंत आपको नोट करनी है। चलिए, थैंक यू।